बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। नहरी तनाज़ा पे बड़े जो हैं वो बीच में पड़ गए हैं। क्या ये मसला हल हो जाएगा? और सिंध कार्ड जो इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उसका हिस्सा है। क्या इस मरतबा सिंध कार्ड चल पाएगा? इस पर बात करेंगे। और दूसरा एक बड़ा अहम इशू बना हुआ है पाकिस्तान में कि जनाब 67,000 यानी 67,000 जो हज्जाज कराम है इस दफ़ा आदमीन जो हैं वो फरीज़ा हज की अदायगी से महरूम रहेंगे। क्या इस इशू को हल किया जा सकता है? और हमारे हमसाये में भारत में जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो इस मामले को हल करने के लिए निकल पड़े हैं। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो क्या उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा? और एक और खबर है इसमें कि क्या हुकूमत पाकिस्तान आज़मीन ने हज के पैसों पर सूद खाती है? ये इशू क्या है? असल में ये शुरू कैसे हुआ? ये इस मरतबा पाकिस्तान को 1,80,000 का कोटा मिला हज्जाज कराम का। तो उसमें से 90,000 जो है वो सरकारी हज कोटा उसको कहते हैं, और 90,000 जो है वो जो प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स हैं उनको दिया गया। ये जो फर्में हैं ना, ये कंपनियां कह लें, फर्में कह लें, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, ये रजिस्टर्ड होती है। इनका कोटा जो है ये पिछले 20 साल से ये काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो सरकारी कोटे पे हज करते हैं, उसका रेट ज़रा कम होता है। ये जो है जनाब ये इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के पैकेज रखे होते हैं। जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनमें वीआईपी हज भी होता है जनाब। बिल्कुल जनाब, आप दरवाज़ा खोलेंगे और हरम शरीफ में होटल से निकलेंगे तो साथ ही आप हरम शरीफ में जनाब दाखिल हो जाएंगे। इस तरह के उनके पैकेज हैं। कोई दूर बैठा हुआ है, कोई दूर है, वो गाड़ी पे आ रहे हैं या बसों पे आ रहे हैं, उनके रेट कम हैं, जो करीब हैं उनके रेट ज़्यादा। इस तरह इन्होंने मुख्तलिफ रेट जो है ये मुकर्रर कर रखे हैं। और इनके बारे में भी ये है कि जो प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स हैं कि बड़ा माल कमाया इन्होंने हज के नाम पे। तो अब ये इशू ये बना कि 90,000 जो है वो सरकारी उनकी रजिस्ट्रेशन, वो कहते हैं ये जो तंजीम है इनकी प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स की, वो ये कहती है कि जनाब हुकूमत जो है उसने अपनी रजिस्ट्रेशन खोल दी, लेकिन हमें रजिस्ट्रेशन खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। अब हुआ इसमें यह कि सऊदी हुकूमत ने एक डेडलाइन मुकर्रर कर दी हुई थी पूरी दुनिया में कि 14 फरवरी तक आपके मुल्कों को जो कोटा मिला है ना, उस कोटे के मुताबिक आपने सऊदी हुकूमत को रकम जमा करवानी है। अब हुआ ये कि जो हुकूमत है उसने तो अपने कोटे के मुताबिक उन्होंने तो रजिस्ट्री खोल दी थी, बैंकों में एप्लीकेशनें जा रही थी, पैसे जमा हो रहे थे। उन्होंने तो अपने कोटे के मुताबिक 14 फरवरी से पहले पहले जो रकम है वो सऊदी हुकूमत को मुंतकिल कर दी हज मिशन वालों ने। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, ये हज टूर ऑपरेटर जो हैं, प्राइवेट जो हैं, ये कहते हैं कि जनाब हमें तो रजिस्ट्रेशन की इजाज़त ही नहीं दी जा रही थी। अगर हमने आदमी ने हज से दरखास्तों के लिए इश्तिहार भी दिया ना, तो हुकूमत ने जनाब बड़ी सख्ती की हुई थी, तो वो जनाब नोटिस जारी हो जाते थे जनाब आपका कोटा तो अभी खुला ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन खुली नहीं है, तो आप लोग जो है ये कैसे जो है ये बुकिंग कर सकते हैं। इस तरह का मामला वो कहते हैं जनाब हुआ है। और फिर हुआ ये कि जनाब ये जो है 13,000 के करीब, 12 से 13,000 के करीब जो आदमी ने हज प्राइवेट वाले, उनकी जनाब रकूम जमा होगी 14 फरवरी से पहले पहले, और बाकी जनाब लोग जो हैं वो रह गए। अब कहते हैं 67,000, 67,000, ये 67,000 नहीं है प्राइवेट वाले, ये बने थे जनाब जो रह गए ना प्राइवेट वाले, वो थे 77,000, 77,000। ये 10,000 का कोटा जो है हुकूमत ने मजीद उन्हें, जो हुकूमत के ज़ाहिर है जो मंजूरी हो गई थी, उनमें से उन्होंने 10,000 कोटा जो है ना ये इनको दिया, ये प्राइवेट वालों को। और वो कहते हैं ना उसमें बंदरबांट की गई, जो मनपसंद लोग थे उनको दिया गया, और बाकी लोग ये सब पे तकसीम नहीं हुआ बकौल उनके। जो तगड़े प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स थे ना, उन्होंने तो जनाब रकम जमा करवा दी 13,000 के करीब, 13,000 के करीब आदमी ने हज जो है उनकी रकम जो है उन्होंने जमा करवा दी। हो सकता है, कहा जा रही है, बताते नहीं है, हो सकते अंदर खाते उन्होंने बुकिंग कर ली हो और फिर मुकर्ररा तारीख से पहले पहले उन्होंने वो रकम जमा करवा दी हो, या फिर अपने पास से जमा करवा दी हो। बाकी जो थे वो इस उम्मीद पे बैठे हुए थे कि जनाब इसमें तोसी हो जानी है। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। अब जो मर्जी कहते रहे,
जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं, उनका ख्याल था कि जनाब इसमें तोसी हो जानी है। एक और चीज जो बताई जा रही है, अच्छा ना वैसे ना इस दफा जो हुआ था ना 90,000 जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो थे आदमी ने हज के लिए, उनमें जनाब इन्होंने क्लस्टर बनाए थे, मुनज़्ज़म उसको इसका नाम दिया था, मुख्तलिफ किस्म के मुनज़्ज़म थे और उसमें कई कई कंपनियां जो थी ना वो थी। और एक मुनज़्ज़म जैसे फर्ज करें एक याहिया मुनज़्ज़म है, उसका नाम याहिया मुनज़्ज़म, एक क्लस्टर जो बना, एक गुच्छा जड़ा बन गया, एक ग्रुप जड़ा बन गया प्राइवेट जड़े टूर ऑपरेटर्स ने उन्हों दा, तो उसको जनाब 2860 आदमी का कोटा मिला। ये जो याहिया मुनज़्ज़म की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे उसमें जो मुख्तलिफ मुनज़्ज़म बनाए गए उनमें 2000 से 2860 तक का कोटा जो है वो मुकर्रर किया गया था। ये लोग जनाब, अब हुआ क्या, 14 तारीख के बाद जनाब ये लोग जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करते रहे। वो सिस्टम जो था ना रजिस्ट्रेशन वाला हमारी हुकूमत का, हज मिशन का, वजारत हज का, वो खुला रहा। और ये जो जिसमें एक मुनज़्ज़म का जिक्र कर रहा हूँ, याहिया मुनज़्ज़म का, इन्होंने, इनके पास कोटा था 2860 आदमी ने हज का, और इन्होंने 2540 लोगों की रजिस्ट्रेशन करवा दी। लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाई 14 फरवरी के बाद। अब वो जो रकम वहां गई है, ये जो रकम जमा करवाते हैं, ये जो हज मिशन है उसके पाकिस्तानी अकाउंट्स में नहीं जाती, बैंक अकाउंट्स में, ये जाती है जिसको कहते हैं राजी बैंक, बैंकल रियाज। वो उनका जो अकाउंट है वहां हज मिशन का, वहां रकम जमा होती है। यानी ये सऊदी बैंक में जमा होती है, लेकिन उसको ऑपरेट करता है हज मिशन। वजारत हज के मतहत जो है वो लोग जो काम करते हैं वो उसको ऑपरेट करते हैं। उन्होंने आगे जो रकम जो है ये सऊदी हुकूमत को ट्रांसफर करना होती है। सऊदी बैंक में रकम पड़ी होती है, लेकिन इसको उन्होंने सऊदी हुकूमत को आगे जो है वो ट्रांसफर करनी होती है। लेकिन वो 14 फरवरी की तारीख निकल गई और जो वहां सऊदी हुकूमत है उन्होंने कहा जनाब जो हमने शेड्यूल दिया था उसके मुताबिक आपके इतने लोग आए हैं और इतने लोग जो हैं उनको हम जनाब वो देंगे वीज़ा वूज़ा, वहाँ हज की सहूलतें। और फिर ना सिर्फ ये कि इन्होंने पैसे देने होते हैं, बल्कि वहाँ इंतजामात भी करने होते हैं। वहाँ इन्होंने प्लाट्स लेने होते हैं, जगह लेनी होती है, होटल बुक करवाने होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनकी जिम्मेदारी होती है। सरकार की, जो सरकारी कोटे वाले हैं उनके लिए वो करते हैं, और जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं वो अपने तौर पे इंतजामात करते हैं। और सऊदी हुकूमत ने इस मरतबा ये किया था जनाब, ये मामला जो है 14 फरवरी तक निमुट जाना चाहिए। अब जो मसला बना है इसमें, मसला ये बना है कि जो टूर ऑपरेटर्स कहते हैं कि हमने कुछ 70 अरब के करीब यानी 70% रकम जो है जमा करवा दी थी, लेकिन ये नहीं बताते कि वो रकम जमा कब करवाई उन्होंने। वो मैंने कहा ना कि बाद में भी खुला रहा। अब आके कुछ दिन पहले वो जो है ना उनका जो सिस्टम है MIS या क्या नाम उसका दिया वो उन्होंने, वो जो है उन्होंने बंद किया है। वहां रजिस्ट्रेशन हो रही थी, ये रकूम जमा करवा रहे थे, वो रकूम जो है बैंकल रियाज में जो अलराजी बैंक जो है उसमें भी जमा हो रही थी, लेकिन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था सऊदी अरब के साथ जो हमारा माहदा हुआ उसके तहत। अच्छा, ना सिर्फ पाकिस्तान में ये हुआ है बल्कि दीगर ममालिक, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, मिस्र में तो जनाब कहते हैं कि जनाब 70,000 के करीब आदमी ने हज जो है वो उनका मसला बना होगा। और इसी तरह भारत में वो जनाब 52,000 लोग जो है उनका मसला बना हुआ है हज का। वो 14 फरवरी की तारीख में गुजर गई, जो डेडलाइन दी थी उन्होंने। और मसला पाकिस्तान में ये कहते हैं, ये इल्जाम वो पाकिस्तान में खुलम खुला सऊदी हुकूमत के खिलाफ ये बात नहीं करते जो हज टूर ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि इनके लिए फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं। ये सफारत खाने के साथ भी बड़े अच्छे तल्लुकात बना कर रखते हैं। अब ये कहते ये हैं, बताया ये गया है कि जनाब 2 शख्स जो हैं उनको जिम्मेदार करार दिया गया इस सारी गड़बड़ का, कि जनाब आप लोगों ने इनको रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं खोलने दी। जब आपने रजिस्ट्रेशन शुरू की तो प्राइवेट वाले जो उनको भी शुरू करवा देते। अच्छा, अब इसमें जनाब जो एक तो डीजी हज हैं अब्दुल वहाब सुमरो साहब, वो इसके साथ में है, और दूसरे जो हैं डायरेक्टर हज जो हैं मक्का में हमारे फहीम खान साहब। अब फहीम खान साहब शायद उनकी पहुंच इतनी नहीं होगी, उनको फारग कर दिया गया है। अभी कंट्रैक्ट उनका रहता था लेकिन फारग कर दिया गया। लेकिन अब्दुल वहाब सुमरो साहब के हवाले से ये पता चला है कि जनाब ये जरदारी साहब के बड़े करीब है।
जरदारी साहब ने इनको बचा लिया। और जो जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो ये कहते हैं जनाब जिम्मेदार ये डीजी साहब है। अब जो भारत वाले हैं ना, भारत में मुसलमान अगरचे अक्सरियत में है और मोदी साहब की जो जमात है उनकी जो नजर करम है वो भी उन पे नहीं है, बल्कि नजर सितम है, नजर सितम का शिकार है वो। लेकिन इसके बावजूद मोदी साहब जो हैं वो जा रहे हैं, मेरे ख्याल कल ये एक आध दिन में वो जा रहे हैं सऊदी अरब 3 रोजा दौरे पे। वहां मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी उनकी मुलाकातें होंगी। तो जो मोदी सरकार है उसने वो जो एजेंडा है मुलाकातों का, उसमें ये चीज भी शामिल करती है कि जनाब ये जो हज वाला कोटे वाला इशू बन गया हुआ है ना, ये जनाब हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। 14 फरवरी तक जो पैसे नहीं जमा हो सके, हमारे लोगों ने दरखास्तें दी हुई हैं टूर ऑपरेटर्स को, तो वो जनाब हमें रकम जमा करवाने की इजाज़त दी जाए। हम महदूद वक्त में भी अपने हज इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लेंगे, बस आप हमें इजाज़त दे दें। और जो भारत के मुसलमान हैं और फिर जो पाकिस्तान के टूर ऑपरेटर्स हैं वो जनाब बड़े पुरुम्मीद हैं कि जनाब मोदी साहब जो हैं वो इस हवाले से सऊदी वाली अहद को राज़ी कर लेंगे, सऊदी हुकूमत को रजामंद कर लेंगे। अगर भारतीय आदमी हज को ये रायत मिल गई तो फिर दुनिया में दीगर जो मुतासरा लोग हैं दीगर ममालिक में, उनका मसला भी हल हो जाएगा। और मिस्र जो है वो अपने तौर पर लगा हुआ है और वहां से भी ये खबरें आ रही हैं, ये टूर ऑपरेटर्स के जरिए खबरें आ रही हैं कि जनाब वहां से भी कुछ रोशनी की किरण नजर आ रही है लोगों के, जनाब मिस्र जो है वो भी कायल कर लेगा सऊदी हुकूमत को। तो फिर अगर ये दो मुल्क जो है ये मसला हल कर लेते हैं तो फिर पाकिस्तान जो है ये भी मसला जो है वो अपना हल कर सकता है। और बताने वाले ये बता रहे हैं, ये टूर ऑपरेटर्स जो हैं इनका ये कहना है कि जनाब ये जो वज़ीर हज या वजारत हज है ना हमारी, वज़ीर अमूर या हज मिशन जो है ये उसके बस का रोग नहीं है। अगर कर सकते हैं तो वज़ीर आज़म बराह रास्त जो है इस मामले में अगर मुदाखलत करते हैं और राब्ता करते हैं वहाँ सऊदी हुकूमत के साथ, वली अहद के साथ मिल तरला करते हैं, तो फिर जो मसला है ये हल हो सकता है। और दूसरी जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ कि ये मैंने अर्ज किया ना कि जो टूर ऑपरेटर्स हैं ये सऊदी हुकूमत के खिलाफ या हज जो वजारत हज है उसके खिलाफ खुल के बात नहीं करते। अब ये ऑफ द रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि ना हमारा नाम नहीं लेना, लेकिन बता रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि बड़ा माली स्कैंडल जो है ये सामने आ सकता है। वो ये कहते हैं माली स्कैंडल वो जनाब के जो राजी बैंक है ना, बैंकल रियाज, वो वहां जो रकम जमा करवाई जाती है ना, वो आदमी ने हज की हो या कोई भी हो, वो उस पे शिशमाही हर 6 माह बाद सूद देते हैं 6-7%, 6 से 7% तक वो सूद देते हैं। वो ये कहते हैं ये जो रकम थी ये जमा हमने करवा दी थी मिशन को, तो ये जो वो सूद वाला प्रोसेस था ना वो मेच्योर होना था 15 फरवरी को। एक दिन पहले अगर ये रकम जो है वो मुंतकिल कर देते सऊदी हुकूमत को तो फिर वो जनाब वो सूद नहीं मिलना था। इसका मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि जो हुकूमत है या वजारत हज है या हज मिशन के जो करता धरता है वो जनाब उस पर सूद खाते हैं। और ये भी कहते हैं कि जनाब वो बैंक जो है वो हर साल बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है इन लोगों को गिफ्ट करता है, वो वाला बैंक का पिछले साल भी कहते हैं जनाब इनको बड़ी बड़ी गाड़ियां जो गिफ्ट की थी उसने। बहरहाल इतना ये इशू है। और ये जो कह रहे हैं ना जनाब ये जो तंजीम है इनकी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की हजाज कराम के हवाले से जो है वो ये कह रही है जनाब ये जो 67,000 हाजी हैं ये तो जनाब हमें खा जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। क्यों करेंगे भाई? अगर आप लोग जो हैं उनके पैसे वापस कर देंगे, उनको बता देंगे कि जनाब ये मसला हो गया है, तो हमने जो बुकिंग है वो हमें इजाज़त जो है वो लेट मिली थी, तो आप लोगों का जनाब हमने पैसा तो भेज दिया था लेकिन वो जनाब नहीं हो सका। अब जो बैंक है जो मिशन है वो हज मिशन, वो जो बैंक है उससे यानी ये बैंक अकाउंट जो है ये है हज मिशन का पाकिस्तान का, लेकिन खुला हुआ है ये अकाउंट बैंकल रियाज में, तो वो चाहे तो अपने पैसे वापस ले सकते हैं। तो वो पैसे लेके वापस लेके ये जो टूर ऑपरेटर्स हैं इनको वापस कर देंगे और वो जो हजाज कराम है उनको वापस कर देंगे जो दरखास्त गुजार थे। तो इसमें फड्डे वाली क्या बात है? मसला ये है कि जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं ना ये बड़ा माल कमाते हैं, हज का सीजन लगाते हैं पूरा, तो उनका सीजन नहीं लगना अगर ये इजाजत नहीं मिलती। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है ना
कि जो लोग जिंदगी भर सोच के बैठे होते हैं, रकूम जमा कर होते हैं, जमा पूंजी लगाई होती है उन्होंने, जब हमने जाना है जनाब हज के लिए, अल्लाह का घर देखने जाना है, तो उनके साथ जो ज्यादती है ना, अगर मोदी साहब सऊदी अरब के अपने दौरा के एजेंडा में ये हज वाला जो इशू है इसको शामिल कर सकते हैं, यानी इसका मतलब ये कि इस पर निगोशिएशन होनी है, बात होनी है सऊदी हुकूमत के साथ उनकी, तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को क्या मसला बना हुआ है? बाकी में तो दौरे शौरे करते रहते हैं ना शहबाज शरीफ साहब, एक खुसूसी दौरा फरमा लें, दावत नहीं भी दे रहे तो उन्होंने के निकाल देना, जाए वहां जाके बड़े अच्छे तलकात है आपके जो वहां का फरमारवा खानदान है, उनके साथ जाके मिले, उन्हें कहेंगे जनाब ये हमारा मसला भी हल कर दे, आइंदा तो उसी मोहतात रहेंगे। जो तो गलती हो जाती है बंदे कहना ना कि आइंदा मोहतात रहूंगा, तो क्या जाके जनाब आइंदा मोहतात रहेंगे, एवं एक सूंगी से लटकाया जनाब तुम आदमी ने हज नूं भी, और इतने एक मुख्तलिफ किस्म का एक प्रोपेगेंडा शुरू होया जनाब पता नहीं पैसे उधर खा लेंगे, पैसे पता नहीं उन्होंने डुब गए कि नहीं डुब गए, पैसे नहीं डुबते बाहर वाला ये ना कोई हैंकी फैंकी कर टूर ऑपरेटर्स जनाब इन्हों के अकाउंट्स पैसे वापस आ जाए और ये जनाब आदमी ने हज जनाब जोड़े ने उन्होंने रखाई जान अगे पिछे, यदा बंदोबस्त भी हुकूमत ने करना कि जनाब उन्होंने पैसे तो कम से कम वापस मिलन। लेकिन मैनू ये लगता, मेरा दिल कहता कि जनाब ये मसला जो ना हल हो जाना, मोदी ने कुछ ना कुछ करके आना, मिस्र की हुकूमत के हवाले से भी ये कहा जा रहा है वो भी कुछ ना कुछ हासिल कर लेगी, तो फिर दो मिसालें अगर सामने आ जाएंगी तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत इन मिसालों को सामने रख के क्यों बात नहीं कर सकती सऊदी हुकूमत के साथ, हमारे वज़ीर आज़म क्यों नहीं जा सकते वहां पे। जो दूसरा मैंने अर्ज किया है कि जो नहरी तनाज़ा है इसमें बड़े पड़ गए हैं। बड़े कैसे पड़ गए? ये मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने ये हदायत जारी की है कि जनाब इस इशू पे सिंध हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, और हमारे जो मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, इन्होंने जनाब रब्ता किया है शर्जील मेमन के साथ, वहाँ पे जो वज़ीर इत्तलात हैं कि जनाब इस मामले पे हम आए बैठे मिलकर बात करते हैं, और हुकूमत दीगर ज़राए से पता चला है कि उनके जो वज़ीर हैं उनके साथ भी ये रब्ता किया गया है कि जनाब इस मामले पे मुज़ाकरात करते हैं, देखते हैं, आप अपना केस रखें हम अपना केस रखते हैं। तो ये पता ये चला है कि जनाब मुज़ाकरात एक दूसरे के तफज़ात दूर करने के लिए ये मुज़ाकरात का ये फैसला किया गया है। अच्छा, ये इशू है भी या नहीं है, खुद साख्ता इशू है, सिंध कार्ड के तौर पे अब पीपल्स पार्टी इसको इस्तेमाल कर रही है। मैं पहले जब जरदारी साहब बीमार हुए थे तो उस वक्त जो इनका गढ़ी खिताबख्श में भुट्टो साहब की बरसी थी तो वहाँ खिताब होना था, तो मैंने उस वक्त ये अर्ज किया था जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये नहरों वाला इशू छेड़ेंगे, और सदर मुमलिकत आइनी तौर पर, क्योंकि सबके सदर हैं, वफाक की इलामत है, इत्तेहाद की इलामत है, तो वो शायद इस मौजू पे बात नहीं करना चाहते, उनकी कुछ आइनी मजबूरी हो सकती है। मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी पहले तो खामोश बैठी थी, जब वो जो कौम परस्त तंजीमें हैं उन्होंने एहतजाज शुरू किया, और ख़ास तौर पे जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर जो हैं वो मैदान में निकले हैं, तो उसके बाद इनको ये लगा कि शायद हमारा जो वोट बैंक है वो कहीं चोरी ना हो जाए या वो ना ले जाएं, वो कन्वर्ट ना हो जाए दूसरी तरफ, दूसरी जमातों की तरफ। हालांकि वो जी कौम परस्त तंजीमां या जमातां उन्होंने कभी उत्थे कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बंदे इकट्ठे कर लेंदे ने वो सिंध के नां ते। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब हैदराबाद में जलसा किया वहां भी जनाब उन्होंने ललकारा है कि जनाब हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, तो मैंने अपने विलाग में कहा जनाब हो जाओ, होना था फिर बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो। ये इशू है भी या नहीं है? अब ये इस पे मैं 2-3 विलाग कर चुका हूं। ये जो हमारे हैं ना शहरों में बैठे हुए दानिश्वर, ये जो कौमी इत्तेहाद के नाम नहाद दावेदार, इनको हकायक का पता ही नहीं है, ना इन्होंने नहरें देखी हैं, ना इनको नहरों का पता है, ना इन्होंने नहर पानी की तकसीम का पता कि हैंडवर्क तो निकलती है, फिर बड़ी नहर निकलती है, फिर अगे झालां होंदियां, फिर छोटी छोटियां नहरां होंदियां, फिर अगे मोगे होंदे ने, मोगा की हुंदा, मोगे का साइज की हुंदा, फिर पिंड नूं एक नूं किन्ने मोगे हुंदे आ, ते फिर वो जिहड़ा मोगे जो पानी जांदा उस खाल दे उपर किन्ने मुरब्बे जमीन हुंदी है, और किन्ने किसानां नूं फी एकड़ दे हिसाब नाल किन्ने मिनट पानी जिहड़ा तकसीम किया जाता। ये समझते जनाब शायद पानी बल्क में होंदा तो लोग ना बाल्टियां भर के लै जाए, इंज थोड़ा होंदा।
ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ तो तुम कम से कम सच्ची गल तो करो ना। अब ये जो नहर है, ये जो चोलिस्तान वाली नहर जो बन रही है, जो हेड सलमानकी से निकलनी है, सतलुज से दरिया सतलुज से जानी है, ये सलाबी शिशमाही नहर है, ये उसकी प्लानिंग है। और इसमें सिंध का एक कतरा भी पानी नहीं जाना, ना ही दरियाए सिंध के साथ इसका कोई ताल्लुक है। ये जो सिंधु कहते हैं ना, सिंधु दरिया सिंध सिंध कहते रहते हैं। पहली बात यह कि सिंध जरा जनाब वो थोड़ी आबादी का, वो पूरी कौम का है, वो पंजाब का भी ना थोड़ा भी उन्ना। और दूसरी जी सिंध ना लग गया तो जनाब वो सिंध का हो गया। अजीब गल्लां करते हैं, ये कार्ड इस्तेमाल करते हैं सर उत्थे बह के। और दूसरी बात यह है कि जो नहर है इसके बारे में ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो 2 माह तक है, जो पंजाब का पानी है, 2 माह तक वो इस नहर में पानी डाला जाएगा लिंक नहरों के जरिए। और लिंक नहर पहले भी बनी हुई, वो इसी तरह पानी तकसीम हो रहा चल रहा। और वो कहते हैं जनाब जो 4 माह है ना वो सैलाब का पानी इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले साल बड़ा सैलाब आया सी हेड सलमानकी तो अगे जनाब, अब तुम देखे कि सूरत हाल बनी थी पानी की। तो बहरहाल इंडिया में सैलाब आ गया था ना, तो वो ये कहते हैं जनाब वहां तो पानी नहीं होना। भाई मेरे आपका पानी तो नहीं ले रहे वो जी। पंजाब बंजर, अगर ये पंजाब बंजर हो जाएगा तो भाई आप पंजाब का केस लड़े ना, फिर सिंध कार्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप कहें ना जनाब मैं तो पंजाब के लिए खड़ा हुआ हूं, सिंध का पानी, ये नारा उनका ये कि सिंध का पानी नहीं लेने देंगे, अपना हक नहीं देंगे, थोड़ा हक तो मारे नहीं जा रहा। फिर गोकुलों तो मिट्टी लाने वास्ते कह रहे हैं जो पंजाब का है वो ये बंजर हो जाएगा। पंजाब के पास तो पहले पानी नहीं है, तो जनाब इस नहर को वो 2 माह के लिए कहां से पानी देगा? ये जो शहरी आबादियां बनी हुई है जरीब जमीनों पे, ये पानी किधर जाएगा? ये पानी थोड़ा बहुत, ये मकदार जो है ये बड़ी है ना। और दूसरी इसमें जो बात है ना वो ये है कि 2 डैम जो है ना, एक 2027 में मुकम्मल हो जाएगा महमद डैम, और दूसरा जो है वो 2029 में मुकम्मल होगा बाशा डैम, बी अमर बाशा डैम जो है। और उन दोनों की तकमील के बाद जो पानी है ना उसमें मजीद जो है ना वो 7.08 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है ना ये अजाफी जो है वो आ जाएगा। तो ज़ाहिर उसमें पंजाब का भी हिस्सा होगा ना, वो सारा सिंध का थोड़ा है, पंजाब का भी हिस्सा होगा उसमें। दूसरा जो नहरी निज़ाम है ना इसकी और भी अहमियत होती है। ये सिर्फ ये नहीं कि जनाब नहर में दरिया से पानी आया, दरिया तो जनाब वो आया जनाब हेडवर्क पे, और वहां से जनाब वो पानी जो है वो निकल गया जनाब नहरों की सूरत में जनाब, फिर वो खेतों में पहुंच गया। एक ये तो है कि ठीक है खेत सैराब करने के लिए, लेकिन एक इसकी और भी नहरों की अहमियत है। वो ये है कि जहां से नहरें गुजरती हैं उसके इर्द गिर्द जो पानी, निचला पानी है, जमीनी पानी, वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। अब ये जो पंजाब है इसके बहुत सारे जिला हैं, फैसलाबाद समझ लें आप, फैसलाबाद जो है वहां नीचे का पानी कड़वा है, आप ट्यूबवेल लगा के उससे फसल काश्त नहीं कर सकते, ना उस पानी को पी सकते हैं। अगर आपका फैसलाबाद में जाना हो तो नहर के ऊपर उन्होंने वो लगाए हुए पंप लगाए हुए हैं, वहां से लोग जो है, वहां टूटियां लगी हुई और वहां से लोग जो है वो पीने के लिए पानी भर के लेके जाते हैं, फिल्टर लगे हुए, क्योंकि बाकी शहर में पानी जो है वो कड़वा है। वहां न ट्यूबवेल के जरिए वो पानी जो है जितना मर्जी नीचे चले जाए, बोर ले जाए, वो मीठा पानी आता ही नहीं, ना जो घरों में मोटर लगी होती है उनके जरिए मीठा पानी आता है। हाँ बस इस्तेमाल के लिए माड़ा मोटा जरा इस्तेमाल कर लेते, लेकिन पीने वास्ते नहर तो लेके आते हैं। उसकी वजह यह है कि जो नहर के पानी की सीपेज होती है ना, थले सिम के चल जाता, जिन्हें रसाव कहते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ थले वाला पानी ਹੁੰਦਾ वो बेहतर होना शुरू हो जाता, क्योंकि ऊपर वाला पानी साफ पानी मीठा पानी उस मिल जाता, तो पानी काबिल काश्ती हो जाता और पीने के काबिल भी हो जाता। ये किमें मिसाल देती है, अगर फर्ज करें ये सैलाब का पानी जो है कहते हैं जनाब 4 महीने सैलाब का पानी कितों आएगा, चलो ना आवे सैलाब का 4 महीने, 1 महीना भी आज भी फर्ज कर लो, 2 महीने वो पानी हो गया पंजाब का जो अपने हिस्से का पानी है, सिंध का कतरा भी वो शामिल नहीं है वो शामिल। अगर 3-4 महीने भी 6 की बजाय 3-4 महीने भी नहर चल जाए ना, तो वो जो थले वाला पानी है वो 8-10 साल के बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपको याद होगा कि बड़ी पुरानी बात है, अब तो वो प्रोजेक्ट ही खत्म कर दिया इन्होंने, एक स्कार के नाम से
ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। सिंध में तो शायद अब भी है, पंजाब में, मेरे ख्याल सिंध में भी नहीं है, पंजाब में भी था, बाकी सूबों में भी था। वो उसके तहत पता क्या करना था इन्होंने एक तो ट्यूबवेल लगाने थे, एक पंपिंग स्टेशन बनाने थे। इस तरह के इन्होंने वो प्रोजेक्ट जो था वो शुरू किया था। मसलन नहरों के किनारे पे अगर पीछे से पानी कम आ रहा है, डैम से पानी कम छोड़ा जा रहा है, बचत की जा रही है, और हेडवर्क से भी पूरा पानी नहरों में नहीं छोड़ा जा रहा, तो उसका इन्होंने ये तरीका निकाला था जनाब कि नहरों के किनारों पे, बाकी पानी तो ना कड़वाएगा, नहरों के किनारों पे ट्यूबवेल लगा दिए जाए, और ट्यूबवेल जो है वो पानी जो है वो जो सीपेज का पानी हो नीचे वो दोबारा नहर में जो है वो फेंकेंगे, और नहरों का जो पानी है, जो नहरें जो है वो फुल हो जाएंगी, चलती रहेंगी, किसानों का काम भी चलता रहेगा। और पंपिंग स्टेशन भी यही काम उन्होंने भी यही करना था। तो वो प्रोजेक्ट तो बंद हो गया था। लेकिन जो साइंसी फार्मूला वो यही है, साइंसी असूल यही है कि नहरों के पानी के रिसाव से एक तो नीचे वाले पानी की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, दूसरा जो पानी की सतह जो है नीचे जमीनी पानी की वो ऊपर आना शुरू हो जाती है। अगर चोलस्तान वाली नहर बन जाती है, जो इनकी प्लानिंग है कि जनाब 6 माह चलाना है, चलो 6 माह नहीं चलती, मैंने अर्ज किया कि 4 माह भी चल जाए, फिर भी 100% अगर नताइज हासिल नहीं कर सकते आप, तो जो मैंने जो कहा ना पानी का रिसाव, ये अगर के उन्होंने जो पानी को बचाने के लिए ना वो इसकी जो लाइनिंग है, जो किनारे हैं, वो मनसूबा ये है कि पक्के बनाए जाएंगे, कंक्रीट से बनाए जाएंगे, लेकिन नीचे तो पानी का रिसाव होना ही है ना। नीचे से पक्की करने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है, अगर पक्की करेंगे तो ये ज्यादा महंगा प्रोजेक्ट होगा और उसके फायदे कम होंगे, मेरा अपना ख्याल है ये, जो मैंने सुना है माहिरीन से। और जो माहिरीन है वो तो ये कहते हैं कि जब हमने देखा है सारा कुछ, जमात तफरीके देखी है, ये नहर जो है ये फिजिबल है, बन सकती है। और दूसरा ये कि जनाब ये जो इर्सा है उसने एनओसी दिया हुआ है इसको, इर्सा में सिंध भी शामिल है। अब सिंध वाले कहते हैं ना हमारा मेंबर नहीं था उस वक्त, जिस वक्त ये जनाब इजाजत दी गई, और जो 1991 का पानी का कार्ड है, मनसूबा है, उसके मुताबिक है। ये जो तकसीम हुई थी पानी की, तमाम सूबों की रजामंदी के साथ जो फार्मूला तय पाया था, उसके मुताबिक तो सिंध का एक कतरा भी पंजाब जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर आपको ये पंजाब के लोगों को दर्द है तो वो सिंध कार्ड ना खेलें, अगर अगर पंजाब मंजूर हो जाएगा, सेंट्रल पंजाब और ये वो, तो उनके लिए फिर पंजाब में आकर लड़ें, आप बताएं कि जनाब थोड़ा नुकसान हो रहा, मैंने सिंध का मसला ही कोई नहीं, साढ़े का पानी नहीं ले रहे, थोड़ा ही पानी जड़ा वो जनाब इधरों लैके सज्जे हाथों लैके खब्बे हाथ में दे रहे हैं, यही हो सकता ना एक। अब जो नवाज शरीफ साहब मैदान में हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा है, और फिर मुज़ाकरात की बात भी चल निकली है, मैं हमेशा पुरुम्मीद रहता हूँ मियाँ नवाज शरीफ से और आसफ अली ज़रदारी से। सच्ची बात यह है कि मैं इन दोनों की स्टेट्समैनशिप का कायल हूँ। ये दोनों सियासी दानिश्वर भी हैं, मुदब्बर भी हैं, मुहब्बे वतन भी हैं, और जो शख्स पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाता है अपनी अहलिया की शहादत पे, कोई जज्बाती दाव नहीं खेलता, तो उससे मैं ये तवक्को करता हूँ कि इस मसले को वो खुशरूबी से हल करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। वैसे भी आईनी तौर पे जो सदर है वो तो तमाम सूबों का, तमाम वफाक का नुमाइंदा होता है, अताहत की अलामत होता है। तो मुझे ये लग रहा है ये मसला जो है ये हल हो जाएगा, उसको ले जाए मुश्तरका मफादात की कौंसिल में। अगर फिर भी हल नहीं होता, वहाँ नहीं लेके जाना, तो फिर आइन में तो ये दिया हुआ है कि अगर सूबों के दरमियान कोई तनाज़ा पैदा हो जाए, पानी छाने के जैसे मामला पैदा हो गया, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस के जरिए हल किया जा सकता है। वहाँ रखें जनाब, तमाम सूबों के जो जजेज हैं उसको शामिल करें और वो जनाब उसका फैसला करें। आईनी बेंच ने फैसला करना ना, वैसे थे आईनी बेंच बना देने इस तरह से जनाब सिंध दे बंदे हो, पंजाब दे बंदे हो, जजेस हो, और फैसला हो जाए, माहिरीन बुला लें, और जेडे ने इतराज़ात आ उन्होंने एक जो इतराज़ आ उत्ते बहस हो जाए, पता चल जाएगा मामला किधर में जा रहा है किधर में। लेकिन बहरहाल ये ज्यादती कर रहे हैं। सच्ची बात ये है, ये जो है ना एमी दानिश्वर बने हुए कौमी इत्तेहाद के दाई जाली, ये भी ज्यादती कर रहे हैं। पंजाबी जो हैं, ये जो मैंने कहा कि दानिश्वर बने, नाम नहाद दानिश्वर, ये भी ज्यादती कर रहे हैं। हक की गल, सच की गल, तुम दसो जनाब, ये जनाब तुम गलत कह रहे हो, ये असी गलत कह रहे हैं, नितारा हो जाएगा।
अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।